डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज़ क्लास। तो बच्चों, आपको इस बात की जानकारी होगी कि हरियाणा बोर्ड ने इस बार हमारा जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है उसमें बदलाव किए हैं और उन चेंजेस के हिसाब से इस बार जो 40 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। और इसी कंसर्न में आज की क्लास में हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर मीन्स उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। तो आइए बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास के हम फर्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मीन्स यहाँ पर हमें क्या है, बहुत से विकल्प दिए होंगे और उसमें से हमें राइट जो ऑप्शन है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब उसे प्राप्त होती है। तो राइट आंसर जो है वो रहेगा अधिकतम संतुष्टि, क्योंकि एक उपभोक्ता अपनी आय को व्यय करके, खर्च करके जब अपनी अधिकतम जरूरतों को पूरा कर लेता है तो उसे अधिकतम संतुष्टि मिलती है। तो इसलिए राइट आंसर है अधिकतम संतुष्टि। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई की उपयोगिता को क्या कहते हैं। अब जब यहाँ पर ये टर्म यूज हो गई अतिरिक्त इकाई, तो इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करें मार्जिनल यूटिलिटी की, सीमांत उपयोगिता की, क्योंकि यही सीमांत उपयोगिता है जो कि अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को मापती है। मीन्स कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को मापती है जब उपभोक्ता वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का कम या ज्यादा उपभोग करता है। तो मीन्स राइट आंसर रहेगा सीमांत उपयोगिता। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उपभोक्ता संतुलन बिंदु पर, तो इन चारों ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है वो है ये, क्योंकि ये जो MRSXY है ये होता है तटस्थता वक्र या इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, और ये जो दिया हुआ है ये होता है कीमत रेखा, मतलब प्राइस लाइन का स्लोप। तो उपभोक्ता उसी समय संतुलन में होता है जब इन दोनों का स्लोप एक दूसरे के बराबर हो जाता है। कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है, तटस्थता वक्र को कीमत रेखा जहां टच करती है, जहां इन दोनों का स्लोप एक दूसरे के बराबर हो जाता है, वही उपभोक्ता संतुलन बिंदु होता है। तो राइट ऑप्शन है 3। फोर्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है। तो यहाँ पर समीकरण इक्वेशंस दी हुई है हमें। तो पहली इक्वेशन देख लेते हैं। पहली इक्वेशन में सीमांत उपयोगिता को मापने का फॉर्मूला है जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट इक्वेशन में ये फॉर्मूला तो MU को मापने का है ही नहीं, तो मीन्स आंसर रहेगा यही, ये करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट। तो हमसे यही पूछा गया था कौन सा समीकरण जो है वो सही नहीं है, और ये भी MU को मापने का फॉर्मूला है और ये कुल उपयोगिता को मापने का फॉर्मूला है। तो सेकंड ऑप्शन हमने चूज करना है यहाँ पर। क्वेश्चन 5 है कि सामान्यतः प्रतिस्थापन की सीमांत दर ये कैसी होती है, इसको हम MRS भी बोलते हैं। और जो ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो घटती है, क्योंकि ये क्या मापती है कि उपभोक्ता यदि X और Y दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है तो X की इकाई बढ़ाने के लिए, इसका उपभोग, इसकी अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने के लिए उपभोक्ता जो है Y की कितनी इकाइयों का त्याग करने को तैयार होता है। तो जो वो त्याग करता है वो घटती दर से करता है, इसी वजह से जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है वो भी घटती है। नेक्स्ट है कि बजट या जिसको हम कीमत रेखा भी कहते हैं वो कैसी होती है। तो इसमें से राइट आंसर है सीधी रेखा, क्योंकि ये सीधी सरल रेखा होती है। और जो बजट लाइन है या प्राइस लाइन जिसको हम बोलते हैं, उसका हम ढलान कैसे मापते हैं, यदि उपभोक्ता X और Y दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है तो इन दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात से ही हम कीमत रेखा का ढलान मापते हैं। तो ये जो कीमत रेखा होती है ये एक सीधी सरल रेखा होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 4 सेबों से मिलने वाली कुल संतुष्टि है 20। तो मीन्स 4 सेब हैं तो उनसे मिलने वाली जो कुल संतुष्टि है, जिसको हम कुल उपयोगिता TU भी बोलते हैं, वो कितनी है 20, और 4 इकाइयों का उपभोग किया गया है। और 5 सेबों से मिलने वाली कुल संतुष्टि कितनी है 18। तो जब 5 इकाइयों का उपभोग हो जाता है तो कुल उपयोगिता कितनी हो जाती है 18 हो जाती है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, 5वें सेब की सीमांत संतुष्टि की दर ज्ञात करनी है। तो इस सीमांत संतुष्टि की दर क्या है, ये मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं इसको, सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। तो हमें किसकी ज्ञात करनी है 5वीं इकाई की। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला अपनाएंगे, हमें जो 5वीं इकाई की कुल उपयोगिता दी गई है, 5वीं इकाई तक का उपभोग करने के लिए जो कुल उपयोगिता दी गई है, उसमें से हम
इससे पहले वाली मतलब जो चौथी इकाई है उसकी इकाई तक मिलने वाली उपयोगिता है उसको माइनस कर देंगे। तो ये तो है 18 और ये है 20। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो पांचवी इकाई की कुल उपयोगिता है वो आएगी -2। तो इन ऑप्शंस में से ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि बजट रेखा का दूसरा नाम है। तो ये क्या होती है, ये कीमत रेखा होती है, इसका दूसरा नाम कीमत रेखा है, जो मैंने अभी आपको बताया भी था। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर होता है, तो ये होता है उन्नतोदर, जिसको हम कॉन्वेक्स भी कहते हैं। तो क्योंकि MRS के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, ये घटती है, तो ये जो होती है MRS, ये तटस्थ वक्र का ढलान भी बोला जाता है इसको। तो इस वजह से, इसके घटते होने की वजह से ही जो तटस्थ वक्र है वो मूल बिंदु की तरफ कॉन्वेक्स या उन्नतोदर होता है। नेक्स्ट है कि सामान्यतया अंधिमान वक्र का ढाल होता है। अब ये जो अंधिमान वक्र है, ये तटस्थ वक्र भी बोलते हैं हम इसको। तो अंधिमान वक्र, इंडिफरेंस कर्व इसको कहते हैं। तो इसका ढलान कैसा होता है, इसका ढलान होता है ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि हम x एक्सिस पर एक वस्तु लेते हैं और y एक्सिस पर और y एक्सिस पर दूसरी वस्तु लेते हैं, और उपभोक्ता क्या है, दोनों वस्तुओं को तो की मात्रा को नहीं बढ़ा सकता। तो यदि वो एक की मात्रा को बढ़ाता है तो दूसरी की मात्रा कम हो जाती है, दूसरी वस्तु की मात्रा कम हो जाती है। तो इस वजह से इसका जो ढलान है वो कैसा रहेगा, वो ऋणात्मक रहेगा। क्वेश्चन 11 है कि सीमांत उपयोगिता हो सकती है। जो सीमांत उपयोगिता होती है, ये MU जिसको हम कहते हैं, ये कुल उपयोगिता पर निर्भर करती है। तो कुल उपयोगिता जब तक बढ़ती है तब तक ये सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है, और जब कुल उपयोगिता अपने अधिकतम पर पहुंचकर स्थिर हो जाती है तो उस स्थिति में सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, क्योंकि ये इसमें होने वाले परिवर्तन को ही मापती है MU। और जब कुल उपयोगिता घटना शुरू हो जाती है तो MU जो है वो ऋणात्मक हो जाती है। तो मीन्स जो राइट ऑप्शन है वो क्या रहेगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, डैश वे वस्तुएं होती हैं जो मिलकर किसी वस्तु की मांग को पूरा करती हैं। तो इन वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं, ये वस्तुएं होती हैं पूरक वस्तुएं। जैसे कि कार पेट्रोल के बिना नहीं चलती या डीजल के बिना नहीं चलती, तो कार पेट्रोल या कार डीजल ये क्या है, ये पूरक वस्तुओं के उदाहरण हैं। तो मीन्स जो वस्तुएं एक साथ किसी मांग को पूरा करती हैं उन्हें हम पूरक वस्तुएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से मांग में वृद्धि का क्या कारण है। तो जो मांग में वृद्धि होती है वो कीमत में होने वाले परिवर्तन की वजह से नहीं होती है, अन्य फैक्टर्स में जब परिवर्तन आता है तो उस वजह से मांग में वृद्धि होती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि। तो जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ती है तो इस वस्तु की मांग बढ़ेगी, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। और नेक्स्ट क्या है कि पूरक वस्तु की कीमत में कमी। हाँ, जब पूरक वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो भी इस वस्तु की मांग बढ़ेगी, क्योंकि ये दोनों मिलकर किसी मांग को पूरा करेंगी। और यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो भी मांग में वृद्धि होती है। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किन वस्तुओं का मांग वक्र बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो ये कैसा मांग वक्र होगा, जैसे मांग वक्र यदि हमने ड्रॉ करना है, हम क्या लेते हैं, ओ एक्स अक्ष पर हम लेते हैं मांगी गई मात्रा, क्वांटिटी डिमांडेड, और हम ओ वाई अक्ष पर दिखाते हैं कीमत मींस प्राइस। तो इसके हिसाब से मांग वक्र कैसा होगा, इसका ढलान होगा धनात्मक, नीचे से ऊपर की तरफ। तो ऐसा मांग वक्र किस स्थिति में होगा, जो वस्तुएं मांग के नियम के अपवाद होंगे। मांग के नियम के अपवाद इनमें से कौन सा होगा, वो होती हैं गिफन वस्तुएं। इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता, इनकी कीमत बढ़ने पर भी जो मांग है वो बढ़ सकती है। तो इसलिए राइट आंसर क्या है, गिफन वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि x वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से, मींस x वस्तु की कीमत क्या है, इसमें वृद्धि हो रही है, y वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है, तो जो y वस्तु है उसकी मांग कैसी है, वो भी बढ़ जाती है। तो इन दोनों वस्तुओं के बीच किस प्रकार का संबंध होगा। तो ऐसा संबंध तो प्रतिस्थापन वस्तुओं के केस में होता है या स्थानापन्न वस्तुओं के केस में होता है। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 4, स्थानापन्न या प्रतिस्थापन वस्तुएं
होती हैं जिनकी यदि एक कीमत बढ़ती है तो दूसरे की मांग बढ़ती है, क्योंकि ये महंगी हो गई तो उपभोक्ता क्या है, वाही वस्तु की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन 16 है, निम्न में से किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। तो ये जो मांग का नियम है ये क्या बताता है, अन्य बातें समान रहने की स्थिति में किसी वस्तु की जब कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग संकुचित हो जाती है, और यदि कीमत गिरती है तो मांग का विस्तार हो जाता है, और कंडीशन यही है कि अन्य बातें समान रहें। तो ऐसा किन वस्तुओं के केस में होता है, ऐसा होता है सामान्य वस्तुओं की स्थिति में। तो राइट आंसर इसका रहेगा सामान्य वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो हमें बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं कि गिफन पदार्थों का कीमत प्रभाव सदैव धनात्मक होता है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, क्योंकि इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ सकती है। और नेक्स्ट है कि यदि सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तो कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, अभी हमने डिस्कस किया था कि जब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि यदि वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग घट जाए तो उसे मांग में कमी कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि कीमत के बढ़ने से मांग घट जाती है तो उसको हम कहते हैं मांग में संकुचन। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है, तीसरी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है गिफन पदार्थ होते हैं। तो गिफन पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, ये होती हैं घटिया वस्तु। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम। पहली स्टेटमेंट क्या है कि गिफन पदार्थों का कीमत प्रभाव सदैव ऋणात्मक होता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था अभी कि गिफन पदार्थों का कीमत प्रभाव धनात्मक होता है, क्योंकि इनकी कीमत बढ़ने पर भी इनकी मांग बढ़ सकती है। तो ये जो कथन है ये सही नहीं है। और नेक्स्ट भी हम समझ लेते हैं कि जब उपभोक्ता को किसी वस्तु के उपयोग की आदत पड़ जाए तो उसकी मांग कैसी होगी, वो कम लोचदार होती है। इसका मतलब क्या है, यदि उपभोक्ता हैबिचुअल हो गया किसी वस्तु को लेने के, उपभोग करने के, तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी मांग में ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, तो उनकी मांग कैसी होगी, कम लोचदार। थर्ड स्टेटमेंट है कि यदि सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाए तो कुल उपयोगिता अधिकतम होकर घटनी शुरू हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मीन्स गलत कथन कौन सा है, वो था ये फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि मांग के नियम के अनुसार मांग वक्र का ढलान होता है। अभी जो मांग का नियम होता है, अन्य बातें समान रहने की स्थिति में कीमत और मांग में ऋणात्मक संबंध दर्शाता है। तो यदि कीमत बढ़ती है तो मांग संकुचित होती है, अन्य बातें यदि समान है, अन्य तत्वों में परिवर्तन ना आए तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो वक्र का ढलान होगा वो भी ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक संबंध को दर्शाएगा ये। क्वेश्चन 21 है कि जूते एवं जुराब की मांग कहलाती है। इनकी दोनों की मांग क्या कहलाएगी, पूरक मांग कहलाएगी, क्योंकि दोनों मिलकर एक मांग को पूरा कर रही हैं, तो इस वजह से इन्हें हम पूरक वस्तुएं बोलेंगे। तो इनकी मांग पूरक मांग कहलाती है। नेक्स्ट है कि गर्मी के मौसम में आइसक्रीम का मांग वक्र शिफ्ट होगा। किस तरफ शिफ्ट होगा ये हमसे पूछा गया है, तो हम इसको डायग्राम से ही करते हैं। यहाँ पर हम आइसक्रीम का मांग वक्र ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉ करने के लिए हम ओ एक्स एक्सिस पर जो मांगी गई मात्रा है, जिसको हम क्यूडी भी कह सकते हैं, वो दिखा रहे हैं। ओ वाई अक्ष पर हम ले रहे हैं कीमत, और क्योंकि यहाँ पर कीमत के कंसर्न में कुछ भी मेंशन नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर गर्मी के मौसम का जो असर है आइसक्रीम की मांग पर उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो कीमत जो है वो स्थिर है। कीमत आइसक्रीम की ओपी है, लेकिन मौसम के इफेक्ट की वजह से जो मांग है वो पहले से बढ़ जाएगी, मांग में वृद्धि हो जाएगी। तो ये मैं इनिशियल मांग वक्र ड्रॉ कर रही हूँ आइसक्रीम का, इसको मैंने नेम दे दिया डी डी। और गर्मी के मौसम के प्रभाव की वजह से क्या होगा, मांग में वृद्धि हो जाएगी, और ये जो आइसक्रीम का मांग वक्र है वो पहले से इस वक्र के कंपैरिजन में ऊपर बनेगा और शिफ्ट हो जाएगा। ये किस तरफ शिफ्ट हो गया, ये राइट साइड शिफ्ट हो गया। तो मीन्स आंसर क्या है कि दाईं ओर। तो गर्मी के मौसम में आइसक्रीम का जो मांग वक्र है वो किस तरफ शिफ्ट होगा, वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, दाईं तरफ ये
शिफ्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर है दाईं ओर। 23वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मांग में कमी का कारण है। अब ये जो मांग में कमी होती है, यहाँ बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, ये जो कमी है ये कीमत में होने वाले परिवर्तन की वजह से नहीं है, ये अन्य जो फैक्टर्स होते हैं उनमें से किसी में परिवर्तन होने की वजह से होती है। तो यहाँ हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। तो ये ऑप्शन तो नेचुरली नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कीमत शो की हुई, यहाँ भी कीमत के बारे में लिखा है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो बिल्कुल भी नहीं है। और नेक्स्ट क्या है, उपभोक्ता की आय में कमी। तो हाँ, उपभोक्ता की आय में यदि कमी होगी तो मांग में भी कमी आएगी। तो नेचुरली जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। और क्या रह गया, उपभोक्ता की आय में वृद्धि। तो आय में वृद्धि होने की वजह से तो क्या है, मांग बढ़ती है। यदि सामान्य वस्तु होगी तो उस स्थिति में तो मांग बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्थापन वस्तुओं का उदाहरण है। तो प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती हैं, जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। तो ऐसी कौन सी वस्तुएं होंगी, पेन स्याही नहीं हो सकती, कार और पेट्रोल ये तो पूरक वस्तुएं हैं। तो पेप्सी और कोका कोला दोनों ही क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये क्या है, प्रतिस्थापन वस्तुओं का उदाहरण है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जब मांग वक्र ओ वाई अक्ष के समानांतर होता है तो ऐसी दशा में मांग की लोच होती है। तो ऐसी दशा में मांग की लोच शून्य होगी, क्योंकि यहाँ पर जो मांग में होने वाला परिवर्तन है वो शून्य है। तो जो हम फॉर्मूला करते हैं ईडी को मापने का, उसमें हम फॉर्मूले में हमें ये करते हैं, फॉर्मूला ये होता है ना, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी और P बाय क्यू। यहाँ माइनस का साइन होता है क्योंकि इन दोनों में आपस में नेगेटिव रिलेशन होता है। तो जब ये वैल्यू जीरो हो गई तो उसके अकॉर्डिंग क्या पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो मांग की लोच मीन्स ईडी क्या रहेगी, ये शून्य रहेगी। नेक्स्ट है कि जब मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में अधिक होता है तो वस्तु की मांग कैसी होगी। यहाँ पर ये जो मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन है, क्योंकि मांग की कीमत लोच को मापने का एक ये फॉर्मूला भी होता है, मांग में होने वाला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसको हम भाग दे देते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये इसका फॉर्मूला होता है मांग की कीमत लोच को, ये प्रोपोर्शनेट मेथड है। तो एक ये फॉर्मूला भी होता है प्रतिशत विधि से जब हम मांग की कीमत लोच निकालते हैं। तो यहाँ हमें बताया गया है कि मांग में होने वाला जो प्रतिशत परिवर्तन है ये कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में ज्यादा है। तो मीन्स मांग कैसी हो जाएगी, इसका मतलब मांग कैसी, मांग की कीमत लोच कैसी हो जाएगी, वस्तु की मांग होगी लोचदार। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है कि जब आलू की कीमत में 8% की वृद्धि होती है तो उसके कारण आलू की मांग में 5% की कमी आ जाती है। अभी हमने एक फॉर्मूला किया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 5 को 8 से भाग कर देंगे, क्योंकि मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन 5 है और कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन 8 है। तो 5 को 8 से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर ये आएगा 0.62। तो राइट आंसर हमारे पास है, राइट ऑप्शन है फोर्थ। नेक्स्ट है कि दी गई सूचना के आधार पर मांग की लोच बताइए। तो यहाँ हमें कीमत दी हुई है, पहले कीमत है ये हमने मेंशन कर दिया इसको, ये P हमें दी हुई है 10 और ये क्या है P1 15, और फिर मांग 40 है, 10 रुपए कीमत होने पर मांग क्या है 40, तो ये हमें Q मिल गया। और जब कीमत बढ़कर 15 हो जाती है तो मांग संकुचित होकर 20 हो जाती है, तो ये हमारे पास आ गया Q1। तो ईडी के फॉर्मूला के हिसाब से हम ये वैल्यूज को रख देंगे, क्योंकि फॉर्मूला यही है चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P, और P को Q से भाग कर देंगे। और चेंज इन Q क्या आ जाएगा, हम 20 में से 40 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -20। और इसी तरह ये जो P1 में से P माइनस हो जाएगा, मीन्स 15 में से 10 हमने माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया 5। और P हमारे को दिया हुआ है 10 और Q हमें दिया हुआ है 40। तो ये वैल्यू सब हमने यहाँ पर रख दी और इसको हम सोल्व कर लेंगे। ये 4, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 और ये 5 से भाग होकर क्या आ गया 1, और ये माइनस का साइन माइनस से क्रॉस हो जाएगा। तो मीन्स ईडी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ये आएगी 1 के बराबर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ, जो कि है
हमें अब स्टेटमेंट्स पढ़ के बताना है कि वो सत्य हैं या असत्य हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या है कि किसी वस्तु की वह शक्ति जिसके द्वारा आवश्यकता की संतुष्टि होती है उपयोगिता कहलाती है। तो उपयोगिता की यही परिभाषा होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट सत्य है, ट्रू है। नेक्स्ट है कि बजट रेखा को सम उत्पाद रेखा भी कहते हैं। तो बजट रेखा को हम कीमत रेखा कहते हैं, ना कि सम उत्पाद रेखा। तो ये स्टेटमेंट, ये कथन कैसा हो गया, यह असत्य हो गया। नेक्स्ट है कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब कीमत रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करती है। तो बच्चों, मैंने आपको ये बताया था कि कीमत रेखा का ढलान हम मापते हैं दो वस्तुओं के कीमत के रेशो के अनुसार, और तटस्थ वक्र का जो स्लोप होता है वो होता है MRS। तो जब ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उपभोक्ता उसी समय संतुलन में होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो कथन है ये भी कैसा है, ये सत्य है। चौथा कथन क्या है कि ऊंचा तटस्थ वक्र संतुष्टि के निचले स्तर को व्यक्त करता है। अब यदि हम तटस्थ वक्र ड्रॉ करते हैं, हम जैसे यहाँ पर x वस्तु की मांगी गई मात्रा ले लेते हैं और यहाँ हम y वस्तु की मांगी गई मात्रा ले लेते हैं। तो इस तरह से हम तटस्थ वक्र को ड्रॉ कर सकते हैं। ये IC मैंने तटस्थ वक्र बना दिया। तो हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं कि एक और तटस्थ वक्र हम यहाँ बनाते हैं जिसको हम नेम दे देते हैं I1 C1। अब आप देखिए, यदि मैं एक पॉइंट यहाँ पिक कर लेती हूँ, जैसे मैंने ये पॉइंट पिक कर लिया जहां पर y की OY मात्रा का उपभोग किया जा रहा है, और जब हम IC पर हैं तो x की OX मात्रा का उपभोग होता है। और यदि हम ऊपर वाले वक्र पर शिफ्ट हो जाएं तो x की पहले से जो मात्रा है वो बढ़ गई। मीन्स y की मात्रा में परिवर्तन नहीं आया, लेकिन x की मात्रा पहले से बढ़ी है। तो जब ज्यादा उपभोक्ता को x की ज्यादा मात्रा मिलेगी तो उसका संतुष्टि का स्तर भी बढ़ेगा। तो नेचुरली ये स्टेटमेंट कैसी हो गई, ये स्टेटमेंट असत्य है। इंडिफरेंस कर्व, जिसको हम तटस्थ वक्र कहते हैं, ऊंचा तटस्थ वक्र हमेशा संतुष्टि के ऊंचे स्तर को दर्शाता है। नेक्स्ट है कि इच्छा, आवश्यकता तथा मांग शब्दों का प्रयोग अर्थशास्त्र में एक दूसरे के स्थान पर नहीं किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सत्य है, क्योंकि इच्छा मतलब व्यक्ति के पास पैसे ही नहीं है किसी वस्तु को लेने के लिए। वो चाहता है वो वस्तु उसके पास हो, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं है। आवश्यकता का मतलब क्या है कि उपभोक्ता वस्तु चाहता है, उसके पास पैसे भी हैं, लेकिन वो उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। और मांग का अभिप्राय क्या होता है, मांग का अभिप्राय होता है कि उपभोक्ता वस्तु को खरीदना चाहता है, उसके पास पैसे भी हैं, और वो जो पैसे उसके पास है, मुद्रा जो उसके पास है, वो वस्तु पर खर्च करने के लिए भी तैयार है। तो अर्थशास्त्र में इन तीनों का मतलब अलग अलग लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि समय अवधि जितनी छोटी होती है मांग उतनी ही कम लोचदार होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सत्य है, क्योंकि समय जितना कम है मांग को परिवर्तित होने के लिए उतना ही कम समय मिल रहा है। तो मांग क्या होगी, उतनी ही कम लोचदार होगी। स्टेटमेंट नंबर 7 है कि जब मांग वक्र OX के समानांतर होता है तो ऐसी दशा में मांग की लोच अनंत होती है। तो ये जो समानांतर है OX अक्ष के, तो मीन्स यहाँ पर कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन मांग में परिवर्तन होता चला जाता है। तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ये सत्य है। नेक्स्ट है कि जब कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग में कम प्रतिशत परिवर्तन होता है तो ऐसी दशा में मांग कम लोचदार होती है। तो ये स्टेटमेंट भी सत्य है, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है वो क्या है, कम है कीमत की तुलना में। तो इस वजह से जो वैल्यू आएगी ईडी की वो क्या होगी, कम होगी, एक से कम होगी। तो जिसे हम बोलते हैं कम लोचदार मांग। स्टेटमेंट नंबर 9 है कि अनिवार्य वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि अनिवार्य वस्तुएं कैसी होती हैं, जो हमारी डेली रूटीन की लाइफ का हिस्सा बन चुकी होती है। तो इनकी कीमत बढ़ने पर भी मांग कम नहीं होती है, तो मांग में परिवर्तन नहीं होता। इस वजह से हम क्या बोल रहे हैं, मांग बेलोचदार होती है। स्टेटमेंट 10 है, मांग का नियम इस धारणा पर आधारित है कि कीमत के अतिरिक्त मांग के अन्य निर्धारक तत्व स्थिर रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हमने डिस्कस भी किया था लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के बारे में, कि ये कीमत और मांग में जो संबंध होता है उसके विपरीत संबंध को दर्शाती है जब अन्य निर्धारक तत्व स्थिर रहें। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं रिक्त स्थान भरे, मींस फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ऑप्शंस दिए हैं, उनके आधार पर हमने अब फिलअप्स करने हैं।
तो फर्स्ट इसमें है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता डैश होती है। तो मीन्स जो सीमांत उपयोगिता है शून्य होने की स्थिति में ही कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। अधिकतम होने का मतलब कुल उपयोगिता में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा। तो ये जो सीमांत उपयोगिता होती है ये कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को ही मापती है। तो मीन्स यदि हम देखें कि पहली इकाई उपभोग की, दूसरी की, तीसरी की, मान लो तीसरी इकाई से उपभोक्ता को जो उपयोगिता मिली वो 18 मिली और 4 इकाइयों का उपभोग करके भी उसे 18 ही उपयोगिता मिलती है। तो मीन्स यहाँ कोई भी चेंज नहीं आ रहा, एमयू इस चेंज को ही मापता है। चौथी इकाई की यदि हमें सीमांत उपयोगिता ज्ञात करनी है तो क्या है वो शून्य होगी, क्योंकि 18 माइनस 18 करेंगे तो शून्य आएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है, शून्य। नेक्स्ट है जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपयोग करता जाता है तो डैश घटती जाती है। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है सीमांत उपयोगिता, क्योंकि कुल उपयोगिता तो क्या मापती है कि जितनी भी इकाइयों को उपभोग किया गया उन सबकी उपयोगिता को हम जोड़ देते हैं तो वो हमारे पास कुल उपयोगिता आ जाती है। लेकिन सीमांत उपयोगिता ही अतिरिक्त इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता को मापती है और जैसे जैसे अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है वैसे वैसे जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती जाती है। तटस्थता वक्र तकनीक का प्रतिपादन डैश द्वारा किया गया। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जिसको हम कहते हैं, तटस्थता वक्र तकनीक जो है वो हिक्स जो इकोनॉमिस्ट है उनके द्वारा दी गई थी। तो राइट आंसर है हिक्स। नेक्स्ट है आय तथा मांग के बीच सामान्यतः डैश संबंध होता है। यदि हम सामान्य वस्तुओं की बात करते हैं तो आय मीन्स वाई यदि बढ़ती है तो वस्तु की जो मांग होती है क्वांटिटी डिमांडेड वो भी बढ़ती है। तो इनमें कैसा संबंध हो गया, डायरेक्ट सीधा रिलेशन हो गया। तो राइट आंसर है सीधा संबंध होता है। फिफ्थ फिलअप है कि कोई उपभोक्ता अपनी पूरी आय का व्यय करके वस्तु x की 6 और वस्तु y की 8 इकाइयां खरीद सकता है और दोनों वस्तुओं की कीमतें हमें दी गई हैं, वो क्रमशः दी हुई हैं ₹6 और ₹8। तो हमें उपभोक्ता की आय बतानी है। तो इसके लिए ये तो सिंपल हमें क्या दे दिया है, हम एक तरह से उपभोक्ता का बजट हमें दे दिया और जो बजट हम कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ये m मैंने लिख दिया, मनी इनकम आय जिसको हम कह रहे हैं, तो ये किसके बराबर होती है, यहाँ पर x और y दो वस्तुएं हैं तो यहाँ हम लिख देते हैं x वस्तु की कीमत, इसको गुना कर देंगे इसकी खरीदी गई मात्रा से और इसमें हम जोड़ देंगे जो y वस्तु है उसकी कीमत और उसको गुना कर देंगे y की मात्रा से। अब जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है हम उन वैल्यूज को यहाँ पर रख देते हैं, जैसे कि x वस्तु की मात्रा दी हुई है 6 तो मैंने यहाँ ही लिख दिया 6। इसी तरह y की कितनी इकाइयां हैं, y की इकाइयां दी हुई हैं 8। अब वस्तुओं की कीमतें क्रमशः दी हुई हैं तो इस वस्तु की पहली जो वस्तु है जिसकी 6 इकाइयां उपभोग की जा रही हैं उसकी कीमत कितनी है 6 और जो दूसरी वस्तु है उसकी कीमत कितनी है 8। ये मल्टीप्लाई का डॉट यूज कर रही हूँ मैं, गुना करने के लिए साइन यूज कर रही हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36 और 8 को 8 से हमने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 64। तो दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 100। तो राइट आंसर क्या हो गया 100। नेक्स्ट है कि एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपयोग करने के लिए इच्छुक है और दोनों वस्तुओं की कीमत क्रमशः ₹4 और ₹5 है। तो ये पहली वस्तु हो गई, उसकी कीमत दी हुई है हमें, और ये दूसरी वस्तु जिसकी कीमत हमें दी हुई है। तो उपभोक्ता की आय है ₹20। तो बजट रेखा का ढलान क्या होगा, तो बजट रेखा का ढलान मैंने आपको बताया भी था कि हम इसको ज्ञात करते हैं दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात से। तो यहाँ दो वस्तुओं की कीमत हमें दी हुई है, पहली वस्तु की कीमत है ₹4 और दूसरी वस्तु की कीमत है ₹5। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 0.8। तो राइट आंसर क्या है 0.8। और सेवंथ फिलअप है कि जो वस्तुएं बहुत सस्ती तथा बहुत महंगी होती हैं उनकी मांग डैश होती है। तो उनकी जो मांग होती है वो होती है बेरोजगार। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो वस्तुएं बहुत सस्ती होती हैं तो उनको लेकर, क्योंकि बहुत सस्ती वस्तुएं कौन यूज करते हैं, जिनका इनकम का स्तर बहुत कम होता है, तो वो तो जरूरतें ही उनकी बहुत लिमिटेड होती हैं।
तो इस वजह से जिन वस्तुओं का वो उपभोग करते हैं वो उनकी एक तरह से अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, आवश्यक वस्तुएं होती हैं, तो उनकी मांग बेलोचदार होती है। इसी तरह बहुत महंगी वस्तुएं जो होती हैं वो उपभोग की जाती हैं जो रिच क्लास है उसके द्वारा, तो यदि इनकी कीमत बढ़ती है तो भी मांग में परिवर्तन नहीं होता है, तो इसलिए राइट आंसर होएगा बेलोचदार। 8th जो रिक्त स्थान हमें करना है वो है मांग की कीमत लोच की डैश श्रेणियां होती हैं। तो इसकी जो श्रेणियां होती हैं वो 5 होती हैं, जैसे इकाई के बराबर हो सकता है मांग की कीमत लोच, ये इकाई से अधिक हो सकती है, इकाई से कम हो सकती है, अनंत हो सकती है ये, और शून्य के बराबर हो सकती है। तो ये 5 इकाइयां इसकी होती हैं। 9th है डैश मांग वक्र वह वक्र है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की मांगी गई मात्राओं को प्रकट करता है। तो यहाँ पर एक उपभोक्ता की बात हो रही है, तो मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, हम व्यक्तिगत मांग वक्र की बात कर रहे हैं। मीन्स एक व्यक्ति किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जो मात्रा की मांग करता है उसको हम जिस वक्र के द्वारा दर्शाते हैं वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत मांग वक्र। और लास्ट क्वेश्चन है एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप खरीदार की वास्तविक आय में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन को डैश कहा जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वास्तविक आय में होने वाले परिवर्तन की बात हो रही है, और वास्तविक आय में परिवर्तन कब होता है, जब कीमत परिवर्तित होती है, तो वास्तविक आय में भी परिवर्तन होता है। तो वास्तविक आय का मतलब क्या है कि हम अपनी जो मौद्रिक इनकम होती है, मौद्रिक आय होती है, हम उससे कितनी वस्तुएं सेवाएं खरीद सकते हैं, वो होती है वास्तविक आय। तो जब वास्तविक आय में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसे हम बोलते हैं आय प्रभाव।